बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हम तबादला ख्याल के साथ हाजिर हैं और आज हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुशीर हुकूमत मुर्तज़ा दुरानी साहब। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये मुशीर हुकूमत रहे हैं और इनकी बड़ी अहम खिदमात हैं सियासत के लिए और सहाफ़त के लिए भी, और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ी गहरी नज़र है मुर्तज़ा दुरानी साहब की। और हमने गुज़श्ता अपने प्रोग्राम में भी आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से और ख़ासकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब के हवाले से कुछ अहम मामलात के ऊपर बातचीत की थी और आपसे वादा किया था कि अपने आने वाले हमारे प्रोग्रामों के हवाले से भी आपको कश्मीर की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अभी भी जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी आज़ाद कश्मीर में बातें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ दीगर अहम इशूज़ पे आज हम मुर्तज़ा दुरानी साहब से तबादला ख्याल करेंगे। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका एक बार दोबारा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो दुरानी साहब, आज हम यहीं से आगाज़ करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसको कमोबेश 1.5 साल होने को है और इस अरसे में दो हुकूमतें जो हैं, एक हुकूमत चेंज हुई है नियाज़ी साहब की और उसके बाद तनवीर इलियास साहब की हुकूमत को भी अभी 8-9-10 महीने हो गए। तो इस दौरान जो इनकी कारकर्दगी है वो, और ख़ासकर ये क्यों ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए, हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है और जो दीगर अमूर हैं उस हवाले से, और ख़ासकर आपके पास जो बड़ी अहम खबरें होती हैं उस हवाले से आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको अगर कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया राय साहब। एक्चुअली आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब बनी 2021 में पिछले साल, और जब पीटीआई को मैंडेट मिला तो फिर इनके अंदर एक जो है वो जो ग्रुप्स बने पार्लिमानी पार्टी के अंदर, जिसको एक ग्रुप को बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो सदर रियासत हैं वो लीड कर रहे थे, दूसरे ग्रुप को जो है वो सरदार तनवीर इलियास उस वक्त लीड कर रहे थे, और उसके बीच में भी एक ग्रुप बन गया था जिसमें स्पीकर असेंबली और बाकी लोग थे। और इस तरह ये समझे आपके 3-4 जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, जिनमें कुछ रीजनल ग्रुप्स हैं, जिस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो साउथ को नुमाइंदा समझा जाता था कि साउथ की जो मीरपुर डिवीजन है उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, और फिर सरदार तनवीर इलियास जो है वो पुंछ की नुमाइंदगी कर रहे थे। इसी तरह ख्वाजा फारूक साहब भी जो है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, जो सैफुल्लाह नियाज़ी उस वक्त जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे पीटीआई पाकिस्तान के। तो ख्वाजा फारूक साहब जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, 75 की असेंबली में भी वो इलेक्ट हुए फर्स्ट टाइम, तो वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट थे। तो इस तरह बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का जो इंतखाब किया गया उस वक्त सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को, कि वो सब के लिए काबिल कबूल ऑप्शन होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ग्रुप बंदी के हवाले से काफ़ी सारी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी और हमने बहुत सारी जगहों पे इनसे ये क्वेश्चन भी किया कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसमें ग्रुप बंदी है, 3-4 ग्रुप हैं और हर दफ़ा इसको डिनाई किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से भी इसको डिनाई किया गया और मुख्तलिफ बैरिस्टर सुल्तान साहब की जानिब से भी इसको डिनाई किया गया कि कोई ग्रुप बंदी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। लेकिन इसके बावजूद जो ग्रुप बंदी है वो खुल के सामने आ रही है। जिस तरह स्पीकर अनवारुल हक हैं, उनका एक अपना ग्रुप है, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का अपना ग्रुप है, जो साबिक़ वज़ीर आज़म नियाज़ी साहब हैं अब्दुल कयूम नियाज़ी, उनका अपना ग्रुप है, और तनवीर इलियास साहब का अपना ग्रुप है। तो ये ग्रुप बंदी, ये इसकी क्या वजूहत हैं? क्या ये जो इनकी मर्जी की आदत है उनको इस चीज़ का नहीं पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में ये जो ग्रुप बंदी का शिकार है, ग्रुप बंदी से जमात को नुकसान हो रहा है? और हमने मुतअद्दिद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उनसे क्वेश्चन किया कि पीटीआई ग्रुप बंदी का शिकार है, इसकी क्या वजूहत है, क्यों है? लेकिन उन्होंने इसका इनकार किया। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ खबरें हैं और आप लोग अपने पास से खबरें बना रहे हैं, ग्रुप बंदी है, इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन जो हकीकत है वो जिस तरह आपने बयान की, हकीकत यही है कि ये ग्रुप बंदी है। आखिर ग्रुप बंदी का शिकार क्यों हुए, क्या वजूहत हैं? असल में ये ग्रुप बंदी इनकी जो है नेचुरल है, कुदरती ग्रुप बंदी है, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई एक ऐसे जमात आज़ाद कश्मीर में पहले से कायम नहीं थी। इलेक्शन के करीब जो है इलेक्टेबल्स जो हैं, जिन्होंने इलेक्शन विन करना था, उनको शामिल कराया गया, और फिर वो इलेक्टेबल्स जिस तरह पाकिस्तान में पीटीआई को इलेक्टेबल्स दिए गए, इस तरह आज़ाद कश्मीर में भी दिए गए। मुख्तलिफ जमातों से लोगों ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया,
और फिर उसके बाद जो है आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी। तो जिसकी वजह से इनके आपस में जो है वो तालमेल नहीं मिलता। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, पार्टी प्रेसिडेंट भी थे। जब उनको प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर बना दिया गया तो वो फिर पार्लिमानी सियासत से आउट हो गए, लेकिन उनका एक पार्लिमानी ग्रुप अभी तक मौजूद है। अभी जो आप ये पूछ रहे थे कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इसके अंदर जो ग्रुप बंदी है, फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो पेश करने के हवाले से बात चल रही है, तो उसमें पहली बात यह है कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश होगी वो अपोजिशन की जानब से पेश होगी। तो अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर गेम जो है वो 20 लोग हैं जो अपोजिशन के वो हैं, और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए 27 का फिगर चाहिए होता है। तो 27 लोग होंगे, मेंबरान असम्बली होंगे, तो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश होगी और कामयाब होगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो सदर रियासत हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। एक ग्रुप जो है वो सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ है, तीसरा ग्रुप जो है वो चौधरी अनवार उल हक अजहर सादिक जो वजीर तामीरात हैं उनके साथ है। तो इन लोगों के साथ मुख्तलिफ जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं और अपने अपने मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। खुफिया मीटिंग्स चल रही हैं इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में। इस वक्त जो है वो अंदरूने खाना ये बात तय की जा रही है कि किसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और किसको कैबिनेट में होना चाहिए, कौन स्पीकर होगा मुतवक्को, कौन डिप्टी स्पीकर होगा, और पावर शेयरिंग का क्या फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि इसमें PMLN के भी 7 मेंबरान असम्बली हैं, 12 जो हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं। इसी तरह JKPP से सरदार खालिद इब्राहिम के बेटे जो हैं हसन इब्राहिम हैं, तो ये 20 का फिगर बनता है। अब इसमें अगर PTI के 7 मेंबरान या 10 मेंबरान का एक ग्रुप शामिल होता है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो उसको किस सूरत में अकोमोडेट किया जाता है। तो पहले जो ग्रुप है जिस पे सबसे ज्यादा संजीदगी से गौर किया जा रहा है, जिसके साथ संजीदगी से बातचीत की जा रही है, तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ग्रुप है जो इस वक्त लीड भी कर रहे हैं बैरिस्टर साहब एज सदर रियासत। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो ये चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में अगर तब्दीली नागजीर है, पहले तो वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास ही प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास की सूरत में बैरिस्टर सुल्तान महमूद को जो मराहत मिल रही हैं, या बैरिस्टर सुल्तान महमूद जिस तरह कंफर्ट जोन में है आज़ाद कश्मीर में, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट को, जिस तरह सदर रियासत को जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, वो फाइनेंशियल हो या डेवलपमेंट के फंड्स में हो, तो सदर रियासत जो इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान है उनके लिए बेहतरीन जो इंतखाब है या उनके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो सरदार तनवीर इलियास की सूरत में। लेकिन अगर मुख्तदर हल्कों ने और कुछ फैसला कुन कुव्वतों ने जब ये फैसला कर लिया कि सरदार तनवीर इलियास आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की ये कोशिश है कि आइंदा आने वाला वजीर आजम उनकी मर्जी से हो, और वो वजीर आजम जो है वो मीरपुर डिवीजन से ना हो उसका ताल्लुक, वो चाहे मुजफ्फराबाद डिवीजन से हो या पुंछ डिवीजन से हो, जो फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की सियासत को चैलेंज ना कर सके। जिस तरह सरदार तनवीर इलियास भी पुंछ डिवीजन से हैं, तो इसलिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए पहली चॉइस तनवीर इलियास हैं कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा करें, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बेटे और उनके भाई और बाकी जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो इस वक्त सूटेबल ऑप्शन है वो सरदार तनवीर इलियास की सूरत में। लेकिन अगर तब्दीली नागजीर हुई तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की ख्वाहिश और कोशिश होगी कि पुंछ डिवीजन से और मुजफ्फराबाद डिवीजन से वज़ीर आज़म नया लाया जाए। अच्छा दुरानी साहब ये बताएं कि ये जो तब्दीली है ये इतनी नागुज़ीर क्यों है, मतलब कौन सी कुव्वतें हैं जो तनवीर इलियास साहब को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाह रही हैं या इनको हटाना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? तनवीर इलियास साहब को हटा के इन कुव्वतों को क्या मिलेगा आज़ाद कश्मीर में, मतलब वो क्यों चाह रहे हैं कि तनवीर इलियास का जाना अब नागुज़ीर है? देखें, तनवीर इलियास साहब के साथ ज़ाती तौर पे शायद किसी की पुरखाश ना हो, लेकिन जो सिस्टम की बात की जाए तो जब रियासत जम्मू कश्मीर की बात की जाती है, फिर तहरीक आज़ादी कश्मीर जो इस वक्त हमारा जो बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर, वो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। तो यहाँ का जो वज़ीर आज़म होता है वो इतना जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे होता है कि उसको जो है वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं देखा जाता, बल्कि उसको मकबूजा कश्मीर के भी अवाम जो है वो उसको अपना प्राइम मिनिस्टर समझते हैं।
तो मुझे जो इतला मिल रही है वो ये है कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने गुज़श्ता 6 माह में जिस तरह अपनी तर्ज हुक्मरानी अख्तियार किया, उसमें उनका एक्सपोजर जो था वो, जिस तरह लोग ये समझते थे कि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया जो है वो इनकलाब आएगा और तामीर और तरक्की के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, लिटरेसी रेट के हवाले से डेवलपमेंट हर सेक्टर में होगी, लेकिन उस तरह अभी तक ऐलानात तो हमने देखे लेकिन अमली तौर पर जो है वो कुछ नजर नहीं आया। हुकूमत का जो है थर्ड क्वार्टर जो है वो तीसरा ये जो है क्वार्टर डेवलपमेंट का खत्म होने वाला है, अभी फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस एक साल के अंदर भी और पिछले एक साल में भी कोई ऐसी खातर खा तब्दीली नजर नहीं आई, ना इंतजामी मामलात में, बल्कि दिन ब दिन जो है आज़ाद कश्मीर का इंतजामी स्ट्रक्चर जो है वो ज़बू हाली का शिकार है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी इस वक्त काम ना करने की पोजीशन में आ चुकी है। आज़ाद कश्मीर की रियासत जो है वो बिल्कुल इस वक्त चौक हो चुकी है। तो जिसकी वजह से फिर ये फैसला किया गया कि इस यहाँ पे ऐसा प्राइम मिनिस्टर लाया जाए जो आवाम को दस्तयाब हो और फिर उसकी ग्रिप हो इंतजामी और डेवलपमेंट के मामला पर, उसकी दस्तरस ग्रिप हो और वो स्ट्रांग जो है वो नर्व्स का इंतजामी सलाहियतों का मालिक प्राइम मिनिस्टर हो। तो इस वजह से शायद ये तब्दीली नागजीर समझी जा रही। अच्छा दुरानी साहब, जिस तरह हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम किया था और उसके बाद कुछ लोगों ने हमसे रब्ता भी किया, तो उनका ये कहना था कि ये जो आपने बातें की हैं ये आपके अपने दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन बज़ाहिर लग ये रहा है कि आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उसमें एक फैसला कुन जो मार्का है, जो फैसला कुन चीज़ है वो सामने आ जाएगी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और सरदार तनवीर इलियास की गवर्नमेंट के हवाले से बड़े अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्को हैं। तो आप इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या वाकई ऐसी कोई सूरत हाल है कि आइंदा आने वाले 3 से 4 हफ्ते जो हैं वो उनमें कोई इस तरह की खबरें आएंगी या मतलब ये जो कुत्तें कह रही हैं कि नहीं जी आपकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, इस तरह का कोई बात होगी? देखें, सरदार तनवीर इलियास की बात की जाए तो बज़ाहिर जो है वो सरदार तनवीर इलियास को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन खतरा तनवीर इलियास साहब को अपनी ज़ात से ही है। वो अपने लिए खुद ही खतरा बन गए और अगर फंड्स का इस्तेमाल देखें, ज़ाती वसाइल के हवाले से देखें तो सरदार तनवीर इलियास को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जिस तरह फराग दिली से वो लोगों को अकोमोडेट करते हैं, उनको फंड्स देते हैं, उन्होंने वो अपनी वीडियो में भी आपने देख लिया कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया और ये एक इतराफ़ जुर्म भी है कि उन्होंने ये कहा कि जो मेंबरान असेंबली तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं उनको दूसरी तरफ से क्या मिलेगा, हमने तो उनके लिए खजाने के मुंह खोल दिए। अच्छा, उसके बाद उनकी एक वजाहत आई है कि उनका कहने का मकसद ये था कि जो अन्य उन्होंने पैसे दिए वो तरक्याती फंड्स दिए, वो कह रहे हैं जाती तौर के ऊपर उन्होंने किसी को अकोमोडेट नहीं किया। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, तरक्याती फंड पे तो ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रोटेस्ट कर रखा है वफाकी हुकूमत के साथ कि वो हमारे डेवलपमेंट के फंड्स नहीं जारी कर रहे। आपने देखा नहीं शायद कि पहली क्वार्टर में हमें जो मिला आज़ाद कश्मीर का शेयर वो 9.5% मिला और वो भी पिछली जो उसकी डेफिसिट था वो उसमें कवर हुआ। सेकंड क्वार्टर में भी इसी तरह कट लग के हमें फंड मिले और अब थर्ड क्वार्टर में भी हमें बहुत कम मिनिमम जो है वो फंड मिले। तो अभी तक तो डेवलपमेंट का पूरा फंड भी आज़ाद कश्मीर में नहीं आया, तो फिर इन्होंने बेबाक कैसे जो है वो डेवलपमेंट का फंड मेंबरान असेंबली को दे दिया। वो सिर्फ अपने जाती जो वसाइल हैं, अपनी जो जेब से उन्होंने लोगों को दिए वो उसका जिक्र कर रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर अदम एतमाद पेश होती है, अदम एतमाद की एफर्ट होती है, तो वो ऐसे लोगों के नाम भी बता देंगे कि जिनको उन्होंने जाती तौर पर जो है वो इतना फंड दिया और जो सरकारी खजाने से नहीं दिया, वो चाहे उनकी जेब से उन्होंने दिया, जिस तरह भी दिया, ये उनका जाती फेल है। लेकिन एक हार्स ट्रेडिंग का उन्होंने इतराफ कर लिया कि उनके पास जो वसाइल हैं वो कोई और नहीं दे सकता। इस वीडियो पैगाम में उन्होंने वाज़े तौर पे ये कह दिया कि उन दूसरे जो मेंबरान असेंबली हैं जो अदम एतमाद की कोशिशें कर रहे हैं उनको दूसरी साइड से क्या मिलेगा। मैंने तो उनके लिए खजाने के मुंह खोल दिए, चाहे वो तरक्याती फंड हो, चाहे वो जाती फंड हो, चाहे वो स्वाबीदी फंड हो। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे थे कि वफाक ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो है नोटों के भरे हुए ब्याज मुजफ्फराबाद भेज दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद ही उस बात की नफी कर दी है कि वो तो वफाकी हुकूमत ने तो शायद नहीं भेजे,
लेकिन ये इन्होंने इतने फंड उनको देने शुरू कर दिए और इतने खजाने के मुंह खोल दिए हैं कि अब उनको किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये अकल की बात करते ही नहीं है ये लोग, इनको अकल के होश के नाखून ही नहीं है, इनको ये समझ नहीं आ रही कि जो कुछ मैं दे सकता हूँ कोई और नहीं दे सकता, तो इसलिए मेरे साथ बात करें, मेरे साथ डील करें। उन्होंने एक पैगाम भी दे दिया कि हाउस ट्रेडिंग के हवाले से मैं सबसे ज्यादा मास्टर प्लेयर हूँ, मैं ही कर सकता हूँ खरीदो फरोख्त और मेरे से ज्यादा कोई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले सकता। अच्छा दुरानी साहब, एक उन्होंने और बात कही है अपने पैगाम में कि आज़ाद जो मेरी हुकूमत अगर गिराने की कोशिश की गई तो हम मैदान कारसार बना देंगे आज़ाद कश्मीर को। ये बड़ी अजीब बात, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई कि आज़ाद कश्मीर मैदान जंग कैसे बनेगा, ये किस तरह बनेगा इनकी हुकूमत गिरने से? क्या कोई देखें, ये तो आज़ाद कश्मीर में अगर अदम एतमाद पेश होती है और इससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी है तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। बड़े बड़े फेमस लीडर, बड़े बड़े मशहूर लीडर जो आवाम में जिनकी ग्रास रूट पे जो है ना वो जड़ें थी, वो जो है कुछ नहीं कर सके, मैदान कारदार नहीं बना सके आज़ाद कश्मीर को। क्योंकि आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर लियाज़ साहब तो अभी नौवारद हैं पॉलिटिक्स में, आज़ाद कश्मीर पॉलिटिक्स में इनका इतना तजर्बा एक्सपोजर ही नहीं है, और फिर ये भी इनका शायद ये पहला और आखिरी टेन्योर है एज ए पॉलिटिशियन। तो मुझे नहीं लगता कि वो मैदान कारदार बना सकेंगे। अलबत्ता ये है कि ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पे वो यूज कर सकते हैं इसको। आपने देखा कि वो उन्होंने लाहौर में जाके इमरान खान की हमदर्दियां हासिल करने के लिए उन्होंने वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगा दिए बैगों के भरे नोटों का। इसी तरह उन्होंने जब एहतजाज किया मंगला में, वो भी उन्होंने इमरान खान साहब की जो है हमदर्दियां लेने के लिए, कि इमरान खान को क्योंकि पैगाम दिया गया था कि आप विद इन पार्टी जो है वो तब्दीली ले आए, अदरवाइज जो है अगर बाहर से तब्दीली आएगी तो फिर आपकी पार्टी और हुकूमत दोनों जो है वो आज़ाद कश्मीर में खतरे में पड़ जाएंगी। तो इसलिए शायद वो इमरान खान साहब की हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसे बयान दे रहे होते हैं। हाँ नाज़रीन, मुर्तज़ा दुरानी साहब के बड़े अहम तबसरे और बड़ी अहम अंदर की बातें जो है वो सिलसिला जारी रहेगा, और ये सारी बातें मुर्तज़ा दुरानी साहब की सुनने के लिए, इनके तबसरे सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आने वाले प्रोग्रामों में, व्लॉग्स में हम आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से और पल पल की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से मज़ीद आपको आगाह करेंगे। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों को ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।